हेलो दोस्तों, मैं विपिन आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर पेपर हैकर पर। आज हम देखेंगे प्रकाश की आधुनिक जो हमारी फिजिक्स है, मॉडर्न हिस्ट्री फिजिक्स के बारे में। मॉडर्न फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, वही देखते हैं। ठीक है, आज हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशक हो कहलाती है। दिशक मतलब एक फोकस हो, यानी जो अत्यंत फोकस हो उसे क्या कहते हैं? इरेजर, ग्रेजर, मेजर या लेजर। यानी प्रकाश की किरण पुंज, यानी जिसमें प्रकाश की किरण का जो पुंज बन रहा हो उसका लॉस ना हो, सीधा लंबी दूरी तक फोकस कर सके, तो उसे कहते हैं हम अत्यंत दिशक, मतलब बहुत लंबी दूरी तक फोकस कर सके। ठीक है, तो ऐसा होता है लेजर। लेजर आपने देखा होगा, आप बचपन में खेले होंगे, जो आती थी पहले बचपन में लेजर। वो क्या होता था, हम काफी दूर तक उसकी लाइट मार सकते थे। तो लेजर का जो दिशक पुंज जो होता है वो अत्यंत दिशक होता है, मतलब उसमें क्षरण नहीं होता, काफी दूर तक उसका प्रकाश चला जाता है। लेजर बीम सदा होती है। लेजर बीम जो होती है वो सदा कैसी होती है? तो लेजर बीम जो होती है, देखा होगा आपने, समांतर, उसकी प्रकाश की किरण समांतर रहती है। ऐसे मान लीजिए ये क्या है? लेजर बीम निकालने वाली टॉर्च है। ठीक है, टॉर्च है। अगर इससे प्रकाश निकलेगा तो बिल्कुल समांतर जाएगा, किस जाएगा? बिल्कुल समांतर जाएगा। तो जो लेजर जो बीम होती है वो बीम कैसी होती है? अपसारी बीम। कैसी? अपसारी बीम होती है, अपसारी बीम। ठीक है, अपसारी बीम जो लेजर जो बीम होती है वो सदा कैसी होती है? अपसारी बीम होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो देखो, परमाणु का नाभिक, जैसे मान लीजिए ये क्या है? परमाणु का नाभिक है। तो इसमें क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। और इसकी कक्षा में, जो बाहर की ये कक्षा होंगी, उन कक्षाओं में कौन घूम रहा होगा? तो इनमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा। कौन सा? इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा। ऐसे मान लीजिए यहाँ है, तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इनकी कक्षाओं में घूमता है। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं? इसके न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो न्यूक्लियस परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आपको पता होना चाहिए। एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, इससे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों के नाम याद हो जाए तुम्हें। देखो, इसका एक ट्रिक लिख लीजिए, ईंट पर नाच। ईंट पर नाच। ठीक है, ईंट से मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ईंट से मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज किसने की थी? टा से मतलब थॉमसन, थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने की थी। पास से देखो क्या हो जाएगा? प्रोटॉन हो जाएगा, प्रोटॉन। और देखो रा से हो जाएगा रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। ऐसे ही ना से क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन। और चा से क्या हो जाएगा? चैडविक हो जाएगा, चैडविक। ठीक है, तो देखो, ई से मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने की थी। पर से पी से प्रोटॉन और रा से रदरफोर्ड, यानी प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। ऐसे ही न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। अब हमसे पूछ रहा है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? चैडविक ने की है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से अस्थायी कण है। अस्थायी कण कौन सा है निम्न में से? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या अल्फा कण? तो बात करें अस्थायी कण। अगर अस्थायी कण, ऐसे मान लीजिए ये क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होता है? आपने ज्यादातर सुना है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं? इसके अंदर होते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इसकी कक्षा में, कक्षा में क्या करता है? रोटेट करता है। ठीक है, रोटेट करता है। ठीक है, ऐसे इसमें यहाँ है। तो बात करें, देखो, प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों क्या पाए जाते हैं? नाभिक में अंदर पाए जाते हैं। अगर ये न्यूट्रॉन, किसकी बात करें? न्यूट्रॉन की बात करें। अगर न्यूट्रॉन क्या है? नाभिक से निकलकर बाहर आ जाए, नाभिक से निकलकर अगर बाहर आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रेडियो एक्टिव पदार्थ। क्या हो जाएगा? रेडियो एक्टिव पदार्थ। रेडियो एक्टिव पदार्थ का होता है कि अगर न्यूट्रॉन क्या हो? न्यूक्लियस से निकलकर बाहर आ जाए, तो न्यूक्लियस को क्या, न्यूट्रॉन को क्या माना जाता है? न्यूट्रॉन को माना जाता है अस्थायी कण। वैसे तो ये स्थायी होता है, लेकिन ये अस्थायी भी होता है। क्यों? अगर ये न्यूक्लियस से बाहर होगा तो क्या हो जाएगा? ये एक रेडियो एक्टिव पदार्थ बन जाएगा।
ठीक है। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान कितना होगा। तो देखो द्रव्यमान निकालना है, अगर हमें किसी का द्रव्यमान निकालना है तो द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। तो देखो 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं होता है द्रव्यमान का, तो हम 2 को जोड़ देंगे, 2 + 2 बराबर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो जिस तत्व के 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसका जो भार होगा वो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाभिक का आकार, अगर जो नाभिक में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। अगर बात करें नाभिक का जो आकार होता है वो होता है 10⁻⁻15 मीटर प्रति, केवल मीटर है, मीटर में यह क्या होती है, त्रिज्या होती, आकार होता है। ऐसे मान लीजिए ये क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस गोल आकार का होता है, तो इसका जो आकार होता है वो कितना मीटर का होता है, 10⁻⁻15 मीटर का होता है। पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो पोजिट्रॉन की जो खोज की थी रदरफोर्ड ने किसकी की थी, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। थॉमसन की किसकी की थी, इलेक्ट्रॉन की। चैडविक ने न्यूट्रॉन की। एडरसन की बात करें तो एडरसन ने पोजिट्रॉन की क्या की थी, खोज की थी। ठीक है, पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी, एडरसन ने की थी। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या होती है। तो बात करें देखो हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में देखो, अगर बात करें हम किसकी, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन में देखो प्रोटॉन जो होता है वो 1 होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है, 0 होता है। मतलब हाइड्रोजन के परमाणु में क्या होता है, 1 प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन उसमें 1 भी नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1 हो जाएगा। ये हमसे पूछ क्या रहा है, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो हमने जस्ट देखा था इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, तो थॉमसन ने की है, जे थॉमसन। आगे बढ़ते हैं। किसी तत्व के परमाणु संख्या की संख्या है, परमाणु संख्या की संख्या है। तो देखो इससे पूछ रहा है जो परमाणु संख्या होती है किसी पदार्थ तत्व की, क्या होती है, परमाणु संख्या होती है। वो परमाणु संख्या किसकी संख्या होती है, क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर या न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर, किसके बराबर होती है। तो देखो परमाणु संख्या जो होती है वो बराबर होती है किसके, नाभिक में प्रोटॉन के बराबर। नाभिक में प्रोटॉन के बराबर जितने नाभिक में प्रोटॉन होंगे उतनी ही क्या होगी, परमाणु संख्या होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, तो परमाणु में जो प्रोटॉन रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं न्यूक्लियस के भीतर। कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस के भीतर रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन वहन करता है, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, कौन सा आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर होता है देखो नेगेटिव आवेश, और इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। क्या होता है, नेगेटिव आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसमें एक जो यूनिट होता है वो क्या होता है, ऋणावेश होता है, एक यूनिट ऋणावेश होता है। ठीक है, समस्थानिक परमाणु में, समस्थानिक जो परमाणु होते हैं उनका क्या होता है, जो परमाणु 2 प्रकार के होते हैं हमारे पदार्थ, समस्थानिक परमाणु और संभारिक परमाणु। समस्थानिक और संभारिक में समझिए, ऐसे मान लीजिए समस्थानिक है, अगर समस्थानिक में अगर हम देखते हैं तो समस्थानिक में क्या होता है, परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऐसे मान लीजिए, ऐसे आपने देखा 1H2 देखा होगा। ठीक है, ये क्या है, यह C कार्बन बार है, ये क्या है, इसके ऐसे मान लीजिए ये क्या है, परमाणु क्रमांक है,
समस्थानिक। ऐसे मान लीजिए क्या होता है, C कार्बन 12, C12 होगा। C मतलब क्या है, कार्बन है, 12 मतलब क्या है, इसका परमाणु क्रमांक है। ठीक है, तो अगर बात करें समस्थानिक, समस्थानिक में क्या होता है, यानी कि उनके जो परमाणु क्रमांक होते हैं वो बराबर होते हैं। परमाणु क्रमांक जो होता है वो किसके बराबर होता है, ऐसे देखिए इसमें क्या होता है, परमाणु क्रमांक बराबर तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक क्या होता है इसका, समान होता है समस्थानिक में, और परमाणु भार क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसे आपने देखा होगा यूरेनियम 235, 92-235 सुना होगा, और यूरेनियम 237 भी होता है, ऐसे 96-237। इस प्रकार से क्या होता है, यूरेनियम के अलग अलग ब्रांड समस्थानिक होते हैं। तो जिसके क्या होते हैं, परमाणु भार क्या हो, भिन्न भिन्न हो, या परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, और परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो। और परमाणु क्रमांक क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो जिसमें क्या होता है, समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। ठीक है, समस्थानिक होते हैं किसी एक तत्व के परमाणु जिनका क्या, मैंने अभी जस्ट क्या बताया आपको, परमाणु भार क्या हो, भिन्न भिन्न हो, और परमाणु क्रमांक क्या हो, बराबर हो। तो देखो परमाणु भार समान हो नहीं, परमाणु भार भिन्न भिन्न हो किंतु परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो। समस्थानिक क्या होते हैं, जिसके परमाणु भार क्या हो, भिन्न भिन्न हो, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो। इसे देखते हैं, देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या क्या हो, वही हो, और न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, भिन्न हो। ऐसे समझिए, आपको पता होना चाहिए भार क्या होता है, भार या द्रव्यमान। अगर बात करें परमाणु का द्रव्यमान की, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, अगर बात करें परमाणु क्रमांक की, परमाणु क्रमांक की बात करें तो परमाणु क्रमांक बराबर होता है परमाणु संख्या, परमाणु संख्या और नहीं, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या। अगर देखिए, अब इसमें देखें, इसमें क्या दे रखी है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का आंसर दे रखा है, यानी किसका कह रहा है, अगर आइसोटॉप, आइसोटॉप का मतलब होता है, आइसोटॉप मतलब समस्थानिक, और आइसोबार मतलब होता है, आइसोटॉप मतलब समस्थानिक, और आइसोबार मतलब होता है संभारिक। ठीक है, समस्थानिक और संभारिक समझिए, समस्थानिक मतलब आइसोटॉप, इंग्लिश में कहते हैं समस्थानिक को आइसोटॉप, और संभारिक को कहते हैं आइसोबार। ठीक है, तो देखो ये क्या कह रहा है, अगर परमाणु क्रमांक क्या होता है, इसमें बराबर होता है, तो परमाणु क्रमांक बराबर है तो मतलब प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। तो देखो जिसमें प्रोटॉन की संख्या क्या है, आंसर देखो बी है। इसमें कह रहा है प्रोटॉन की संख्या क्या है, वही है, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, भिन्न होगी। ठीक है, अगर न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होगी तभी तो द्रव्यमान भिन्न होगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक तो इस प्रोटॉन की संख्या तो बराबर है, प्रोटॉन की संख्या इसमें बराबर होती है, और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो आंसर बी हो जाएगा। ऐसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु उनके द्रव्यमान की संख्या समान हो तो कहलाते हैं, यानी इनकी द्रव्यमान की संख्या क्या हो, समान हो। और इसने क्या कह दिया कि परमाणु, इसमें क्या कर दिया, नीचे का वाला पोर्शन क्या कर दिया, सेम कर दिया। ऐसे मान लीजिए यूरेनियम 235, यूरेनियम 235, 92-235। ठीक है, उसी प्रकार से आगे देखो इसने क्या किया, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार क्या कर दिया, समान कर दिया। तो देखो यूरेनियम को क्या कर दिया इसने, 235 रहने दो, और नीचे क्या कर दिया, 96 कर दो। मतलब इसके परमाणु भार क्या है, समान है, और परमाणु क्रमांक क्या है, इसके भिन्न भिन्न है। तो ऐसे को क्या कहते हैं हम, ऐसे कहते हैं संभारिक। क्या कहते हैं, संभारिक या आइसोबार। ठीक है, ऐसे तत्वों को क्या कहते हैं, संभारिक या आइसोबार, जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो, भिन्न भिन्न हो, और परमाणु भार क्या हो, समान हो। ठीक है, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो वे क्या कहलाते हैं,
तो देखो परमाणु क्रमांक इसके समान है, उसे कहते हैं समस्थानिक। क्या कहते हैं? समस्थानिक। ये आगे बढ़ते हैं। किसी तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। किस तत्व के सबसे ज्यादा समस्थानिक होते हैं? यूरेनियम, रेडियम, हाइड्रोजन या पोलोनियम। तो सबसे ज्यादा अगर समस्थानिक की बात करें तो सबसे ज्यादा समस्थानिक होते हैं पोलोनियम के। किसके? पोलोनियम के समस्थानिक सबसे अधिक होते हैं। ठीक है। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो कहलाते हैं। क्या है? प्रोटॉनों की संख्या समान। प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? परमाणु संख्या। तो इसमें क्या है? परमाणु संख्या जिसकी समान हो और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो। न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन को मिक्स करेंगे तो क्या आएगा? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। मतलब जिसके, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि जिसका परमाणु क्रमांक क्या हो? समान हो और परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम समस्थानिक। क्या कहते हैं? समस्थानिक। ठीक है। समस्थानिक या आइसोटोप। ठीक है। एक भारी नाविक के दो हल्के नाविकों में तोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं। एक भारी नाविक को तोड़कर अगर एक हल्का नाविक, दो हल्के नाविक बना दिए जाएं तो उसे कहते हैं नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन। इसी पर क्या काम करता है हमारा? इसी नाभिकीय विखंडन पर हमारा परमाणु बम काम करता है और इसी पर हमारे नाभिकीय संयंत्र काम करते हैं जो बिजली बनाते हैं। ठीक है। एक भारी को दो हल्के में तोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय विखंडन और इसी पर क्या काम करता है हमारा? परमाणु बम भी काम करता है। इस पर ही परमाणु, एटम बम भी से बोलते हैं इंग्लिश में। परमाणु बम इसी पर काम करता है और नाभिकीय संलयन पे हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम यानी हाइड्रोजन बम का इस पे काम करता है नाभिकीय संलयन पर। परमाणु बम काम करता है हमारे नाभिकीय विखंडन पर। और नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? एक बड़े परमाणु को तोड़कर छोटे छोटे दो परमाणु बनाए जाते हैं और उससे क्या होता है? एक एनर्जी निकलती है। ऐसे बड़े को तोड़कर छोटे छोटे बनाए और उसमें क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। परमाणु बम किस सिद्धांत पे काम करता है? तो मैंने देखो अभी जस्ट बताया। परमाणु बम किस पे काम करता है? तो परमाणु बम काम करता है हमारे नाभिकीय विखंडन पर। किस पर काम करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर। और हमारा जो सूर्य है वो सूर्य भी किस पे काम करता है? तो वो नाभिकीय संलयन पर काम करता है। अगर बात करें नाभिकीय जो परमाणु बम है तो परमाणु बम का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था? ओपेनहाइमर ने। किसने किया था? ओपेनहाइमर ने। ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर जो थे वो एक अमेरिकी साइंटिस्ट थे। उन्होंने इस परमाणु बम को सबसे पहले बनाया था। ठीक है। अगर बात करें हाइड्रोजन बम की तो एडवर्ड टेलर ने बनाया था। किसने? एडवर्ड टेलर ने। हाइड्रोजन बम आधारित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन बम किस पे आधारित है? तो हाइड्रोजन बम करता है नाभिकीय संलयन पर। और नाभिकीय संलयन क्या होता है? इसमें दो छोटे छोटे अणुओं को मिलाकर एक बड़ा परमाणु बनाया जाता है और इसमें हीट निकलती है, उसे कहते हैं नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय संलयन पर ही हमारा कौन सा काम करता है? तो सूरज भी हमारे नाभिकीय संलयन पर ही काम करता है। ठीक है। तो हाइड्रोजन बम किस पे है? तो नाभिकीय संलयन पर। तो अगर बात करें सूर्य की जो नाभिकीय अवक्रिया है, सूर्य प्रकाश किस अवक्रिया के कारण देता है? तो जो देता है नाभिकीय संलयन के कारण ही देता है। ठीक है। और जो हाइड्रोजन बम है इसकी जो हाइड्रोजन बम की जो बनाया था सबसे पहले किसने बनाया था? एडवर्ड टेलर ने। किसने? एडवर्ड टेलर ने बनाया था। लिख लीजिए इसे भी, एडवर्ड टेलर। सबसे पहला हाइड्रोजन बम किसने बनाया था? तो एडवर्ड टेलर ने बनाया था। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया। तो देखो सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था? आइंस्टीन ने, न्यूटन ने या रदरफोर्ड ने? तो देखो आइंस्टीन ने हमें क्या दिया है? इक्वेशन दी थी E बराबर mc²। न्यूटन ने क्या दिया हमें? ग्रेविटी का नियम, गुरुत्वाकर्षण दिया इसने। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? नियम किसने दिया है? तो न्यूटन ने दिया है। रदरफोर्ड ने क्या किया है? प्रोटॉन की खोज। किसकी? प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। तो सबसे पहला जो नाभिकीय रिएक्टर था वो कौन सा था? किसने बनाया था? तो फर्मी ने बताया था। किसने? फर्मी ने। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था? तो फर्मी ने बनाया था। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो परमाणु बम किस पर आधारित है? तो परमाणु बम हमारा किस पर आधारित है?
तो यह है नाभिकीय विखंडन पर। और किसने बनाया था? ओपेनहाइमर ने। किसने? ओपेनहाइमर ने बनाया था। परमाणु बम किसने बनाया? ओपेनहाइमर ने। सर्वप्रथम सेल समूह आयु आंकी जाती है। तो अगर मान ली कोई सेल है, उसकी आयु को अगर आंकना है तो उसे नापते हैं हम पोटेशियम आर्गन विधि से। किससे? पोटेशियम आर्गन विधि। पोटेशियम आर्गन विधि से हम क्या करते हैं? किसी सेल की क्या मापते हैं? उसकी आयु आंकते हैं कि ये कितना पुराना सेल है। ठीक है, तो उस किसी सेल की अगर हम पुरानी उसकी आयु आंकना है तो उसे हम आंकते हैं पोटेशियम आर्गन विधि से। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए आ जाएगा। यूरेनियम की विधि अगर बात करें, यूरेनियम विधि से किसका मापते हैं? तो किसी ऐसे मान लीजिए कोई ग्रह है, ऐसे पृथ्वी की आयु का पता करना है तो हम किससे मापेंगे? तो उसे यूरेनियम विधि से मापेंगे। और कार्बन डेटिंग से हम जीवाश्म की मापते हैं। किससे? जीवाश्म, जैसे मरे हुए जीव डायनासोर वगैरह की आयु का पता करते हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो देखो कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है, रेडियो एक्टिव पदार्थ जो होता है उसमें क्या होता है? जिसका परमाणु क्रमांक 82 से ज्यादा होगा वो क्या होगा? रेडियो एक्टिव होगा। और रेडियो एक्टिव पदार्थ में क्या बताया था मैंने कि उसका जो पॉजिट्रॉन होता है वो प्रोटॉन क्या होता है? नाभिक से बाहर होता है। ठीक है, तो ये कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है तो वो अल्फा बीटा गामा तीनों किरणों को क्या करता है? उत्सर्जित करता है। ऐसे यूरेनियम 235 है तो यूरेनियम 235 क्या करता है? अल्फा बीटा और गामा तीनों किरणों को क्या करता है? उत्सर्जित करता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो सूर्य पर मैंने जस्ट अभी थोड़े पिछले क्वेश्चन में बताया था, सूर्य किस सिद्धांत पर काम करता है? तो वो करता है नाभिकीय संलयन पर। और नाभिकीय संलयन में क्या होता है? दो छोटे अणु को मिलाकर एक बड़ा अणु बनाया जाता है। दो छोटे अणु को मिलाकर एक बड़ा अणु बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन। ठीक है, निम्नलिखित में से ऐसे ऋणात्मक आवेश होती है, एक्स किरण, बीटा किरण, अल्फा किरण। ये क्या? बीटा है, बीटा। ठीक है, और ये क्या? अल्फा। अल्फा किरण या बीटा किरण या गामा किरण या एक्स किरण, यानी कौन सा जो होता है वो ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक कौन सा होता है ये आपको बताना है। तो देखो बात करें अल्फा कण की, तो अल्फा कण में क्या होता है? दो अगर अल्फा कण निकलता है तो इसमें दो परमाणु क्रमांक और 4 परमाणु भार की कमी हो जाती है। ऐसे ही बात करें बीटा की, तो बीटा क्या होता है? हमारा ऋणात्मक होता है। और सबसे खतरनाक जो किरण होती है वो कौन सी होती है? हमारी गामा किरण सबसे खतरनाक होती है। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है। नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है? देखो नाभिकीय रिएक्टर में करते हैं बिजली उत्पादन। क्या करते हैं? बिजली उत्पादन करते हैं। उसमें क्या होता है? जो नाभिकीय विखंडन की जो क्रिया है वो क्या होती है? नियंत्रित होती है। यानी हमारे नाभिकीय रिएक्टर में क्या होता है? जो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया है वो नियंत्रित होती है, मतलब हम उसे नियंत्रित कर लेते हैं। और जो परमाणु बम जो होता है उसमें अनियंत्रित होती है, उसमें नियंत्रित कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है? तो नाभिकीय रिएक्टर में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती, मतलब ये गलत है। श्रृंखला अभिक्रिया तो दोनों में होती है। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। हाँ, नाभिकीय जो संलयन है उसमें क्या होती है? जो श्रृंखला अभिक्रिया होती है वो नियंत्रित होती है। तो हम इसे नियंत्रित किससे करते हैं? तो कैडमियम से। किससे? कैडमियम या बोरान कैडमियम या बोरॉन की छड़ लगाते हैं हम नाभिकीय रिएक्टर में। इससे ये क्या करती हैं? ये न्यूट्रॉन को सोख लेती हैं। और न्यूट्रॉन को सोख लेने के कारण क्या होता है? इसमें जो अभिक्रिया होती है वो नियंत्रित हो जाती है। ठीक है, और परमाणु बम में कोई भी श्रृंखला अभिक्रिया क्या जो होती है वो अनियंत्रित होती है। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है? यानी कोबाल्ट, निकेल, जर्कोनियम या टंगस्टन। अगर हम नाभिकीय रिएक्टर का निर्माण कर रहे हैं तो इनमें से कौन सा तत्व है वो सबसे ज्यादा अनिवार्य है? तो इनमें सबसे ज्यादा अनिवार्य हमें जर्कोनियम। कौन सा? जर्कोनियम। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है।
तो देखो मैंने अभी बताया था कि अगर कोई अल्फा कण निकलता है, अगर किसी तत्व से क्या निकलता है, अल्फा कण निकलता है, तो उसमें क्या होता है, दो परमाणु क्रमांक की कमी हो जाती है और 4 परमाणु भार की कमी हो जाती है। अगर बात करें इसका जो द्रव्यमान में जो कमी आती है वो लगभग किसकी होती है, हीलियम के 1 परमाणु के बराबर, किसके, हीलियम के 1 परमाणु के बराबर आती है। हीलियम के 1 परमाणु के बराबर। कोबाल्ट 16 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो देखो बात करें कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 का यूज होता है ट्यूमर या कैंसर में, ठीक है। कैंसर की कीमोथेरेपी वगैरह में किसका यूज करते हैं हम, कोबाल्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें कोबाल्ट 60 से चिकित्सा में यूज होता है। इससे कौन सी किरणें उत्सर्जित होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा या एक्स किरणें। तो बात करें इसमें गामा किरणें निकलती हैं, ये क्या करती है, चिकित्सा में काम आती हैं, किसमें, कीमोथेरेपी में, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखो नाभिकीय रिएक्टर में क्या होता है, नाभिकीय विखंडन की अवक्रिया को नियंत्रित करने के लिए हम एक नाभिकीय क्या किसका यूज करते हैं, नियंत्रक क्षणों का यूज करते हैं। और वो नियंत्रक क्षण किसकी बनी होती हैं, तो होती है कैडमियम या बोरॉन की बनी होती हैं। किसकी बनी हुई होती है, कैडमियम या बोरॉन की बनी हुई होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। परमाणु फाइल का प्रयोग कहाँ होता है, यानी परमाणु फाइल का प्रयोग कहाँ होता है, एक्स अणुओं के उत्पादन में, नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में, ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में या परमाणु त्वरण में, किसमें होता है। तो बात करें परमाणु फाइल का यूज होता है नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में। नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में किसका यूज करते हैं, परमाणु फाइल का प्रयोग किया जाता है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, तो क्यूरी किसका इकाई का मान है, तो क्यूरी ये क्या है, क्यूरी टेम्परेचर। ऐसे आपने देखा होगा क्यूरी टेम्परेचर, यानी कोई भी तापमान लोह चुंबकीय पदार्थ को क्यूरी टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो वो क्या हो जाती है, एक अचुंबकीय क्या हो जाती है, पदार्थ में बदल जाती है। तो क्यूरी टेम्परेचर की जो क्यूरी है वो किसकी है, रेडियोधर्मिता की, किसकी, रेडियोधर्मिता की। मैडम क्यूरी, आपने सुना नाम होगा मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी ने क्या किया था, मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी, किसकी, रेडियम की। रेडियो एक्टिव पदार्थों पर क्या कर रही थी, ये रिसर्च कर रही थी और इन्हें नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, ठीक है। तो मैडम क्यूरी इकाई किसकी है, तो ये है रेडियोधर्मिता की। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है, नाभिकीय रिएक्टरों में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो किससे होती है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय अनियंत्रित। तो अगर बात करें नाभिकीय जो हमारे नाभिकीय संयंत्र होते हैं उन संयंत्रों में क्या लगे होते हैं, रिएक्टर। और रिएक्टर नाभिकीय रिएक्टर में क्या होते हैं, नाभिकीय विखंडन अवक्रिया होती है। और नाभिकीय विखंडन जो अवक्रिया होती है वो होती है नियंत्रित हम किससे करते हैं, तो कैडमियम या बोरॉन की क्षणों से, ठीक है। तो नाभिकीय रिएक्टर में क्या होती है, नियंत्रित विखंडन द्वारा, किसके द्वारा, नियंत्रित होती है विखंडन के द्वारा, नाभिकीय विखंडन के द्वारा। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अवक्रिया क्यों कहते हैं, नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अवक्रिया क्यों कहते हैं। तो बात करें इसकी, संलयन नाभिकीय ऊर्जा को ताप में बदल देता है, नहीं। संलयन के लिए अत्यधिक उच्च ताप की स्थितियों की आवश्यकता होती है। संलयन में काफी ऊष्मा पैदा होती है। संलयन अवक्रिया धूप में होती है या इनमें से कोई नहीं। तो देखो नाभिकीय संलयन में क्या होती है, बहुत ज्यादा ऊष्मा पैदा होती है, ठीक है। उस ऊष्मा का प्रयोग ऐसे हमारा सूर्य है, सूर्य किस पे काम करता है, तो नाभिकीय संलयन पर। और नाभिकीय संलयन पर क्या देता है, ऊष्मा देता है जो प्रकाश के रूप में हमारे पृथ्वी तक पहुंचता है, ठीक है। रेडियो कार्बन डेटिंग से हम किसकी उम्र का पता कर सकते हैं। तो मैंने बताया रेडियो कार्बन डेटिंग से हम जो पहले जीवित जीव थे उनके या जीवाश्म के बारे में पता कर सकते हैं। जैसे डायनासोर के बारे में हमें पता करना है तो हम किसका यूज करेंगे, कार्बन डेटिंग का, ठीक है। अगर हम मान लीजिए किसी ग्रह की उम्र का पता करते हैं तो इसे यूरेनियम डेटिंग के द्वारा, किसके, यूरेनियम डेटिंग के द्वारा किसका पता करते हैं हम, तो ग्रहों का पता करते हैं। परमाणु रिएक्टर क्या है, तो परमाणु रिएक्टर क्या है, एक परमाणु रिएक्टर क्या है, परमाणु बम निर्माण स्थल, भारी पानी का तालाब
यूरेनियम 238 का उत्सर्जक या आणविक भट्टी। तो परमाणु जो रिएक्टर होता है वो एक आणविक भट्टी होती है। क्या होती है? भट्टी। इस भट्टी में क्या होता है, हम क्या कराते हैं, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कराते हैं, और इस नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के बाद में क्या होता है, हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, और उस ऊष्मा से हम बिजली बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है परमाणु रिएक्टर क्या है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा हमारा, आणविक भट्टी, ये वही रिपीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि के द्वारा किया जाता है। तो देखो, अगर हम बात करें कार्बन डेटिंग, तो इससे हम किसका पता लगते हैं, जीवाश्म का। जीवाश्म की उम्र का पता किससे लगता है, कार्बन डेटिंग से। अगर किसी भी ग्रह की अगर हमें क्या करनी है, उम्र का पता लगाना है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, यूरेनियम विधि का। किसका, यूरेनियम विधि का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखो, और अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी उपलब्ध नहीं होगी। हाँ, इसने कहा था, किसने कहा था, रदरफोर्ड ने कहा था, क्योंकि इसका मानना था कि जो E बराबर mc² जो आइंस्टीन की इक्वेशन थी वो फेल हो जाएगी, लेकिन फेल नहीं हुई, वो अभी भी कायम है। तो अगला कारण है, उसने यह विश्वास था कि आइंस्टीन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। तो ये भी क्या है, इसका सही है। यानी कि इसका मानना ये था कि E बराबर जो mc² है, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये क्या है, आज भी कायम है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, A और R दोनों सत्य हैं, और R इसका सही कारण है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, A इज द राइट आंसर। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो सूर्य किस पर काम करता है, तो ये नाभिकीय संलयन पर काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कलपक्कम के फास्ट ब्रीदर टेस्ट रिएक्टर में ऐसे किसका शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो देखो, फास्ट ब्रीदर रिएक्टर में जो हमारा शीतलक के रूप में प्रयोग करते हैं, उसे करते हैं सोडियम, किसका, ध्रुव सोडियम का, मतलब ठंडी सोडियम का प्रयोग इसमें करते हैं, ध्रुव के रूप में गलित सोडियम का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो तारे किसके द्वारा प्राप्त करते हैं, नाभिकीय संलयन से। हाँ, नाभिकीय किससे, हमारा सूर्य क्या है, एक तारा है, किससे ऊर्जा प्राप्त करता है, तो नाभिकीय संलयन से अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है। रासायनिक अभिक्रिया से, तो हाँ, ये नाभिकीय संलयन क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया ही तो है। गुरुत्वीय संकुचन से, तो गुरुत्वीय संकुचन से नहीं करता है। नाभिकीय विखंडन नहीं, नाभिकीय विखंडन से भी नहीं करते हैं। तो अगर जो तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त कैसे करते हैं, नाभिकीय संलयन से, और नाभिकीय संलयन क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए इज द राइट आंसर। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल, भारी जल क्या होता है हमारा, D2O, क्या होता है, भारी जल होता है हमारा D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है, का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं हम मंदक के रूप में, किसके, मंदक या मॉडरेटर के रूप में इसे करते हैं। ठीक है, अगला है, सूची का क्या करना है, मिलान करना है। एक तरफ क्या देख रहे हैं, रेडियो समस्थानिक दे रखे हैं और निदान सूचक का उपयोग करना है। तो इसका यानी कि ये इधर क्या दिए हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ दिए हैं, और उधर बताना है इनका उपचार किस लिए, इनका उपयोग किसके उपचार में होता है। ठीक है, तो देखो, अगर बात करें हम आर्सेनिक 74 की, किसकी बात करें, आर्सेनिक 74 की। देखो, कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट किस में यूज होता है, ट्यूमर में। देखो, आर्सेनिक 7 का प्रयोग होता है ट्यूमर में। ठीक है, आर्सेनिक 74 का प्रयोग इसमें होता है, ट्यूमर में होता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग किसमें होता है, तो कैंसर में होता है। ठीक है, आयोडीन का प्रयोग होता है थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए, और सोडियम 24 का प्रयोग होता है किसमें, रक्त व्यतिक्रम के लिए। अगर बात करें थायराइड ग्रंथि किसी की बढ़ जाती है या गलगंड रोग जो होता है वो किसी वजह से होता है, वो आयोडीन की कमी के कारण होता है। इसलिए आयोडीन की कमी को पूर्ति करने के लिए नमक में आयोडीन मिलाना अब कंपलसरी कर दिया है। ठीक है, तो जो हमारा आजकल नमक आता है वो आयोडीन युक्त आता है। ठीक है, तो इसका अगर हम निकालें कोड क्या बनेगा, तो पहले में क्या है, चौथा है, पहले में क्या है, तीसरा, पहले में तीसरा, और दूसरे में चौथा, और तीसरे में पहला, और चौथे में दूसरा। 34 बार है आंसर, क्या हो जाए 34 बार है, मतलब आंसर
सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध किसका निष्कर्ष है? द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध किसका निष्कर्ष है? क्वांटम सिद्धांत, सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत, ऊर्जा के क्षेत्र सिद्धांत या सापेक्षता की विशिष्ट सिद्धांत? तो इसकी बात करें तो सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत क्या है? ऊर्जा का, द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध का निष्कर्ष है। ठीक है, सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो देखो, अगर हम सोलर सेल का यूज करते हैं और सोलर सेल में क्या लगे होते हैं, हमारे फोटोवोल्टाइक सेल लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? फोटोवोल्टाइक सेल लगे होते हैं, मतलब प्रकाशीय वोल्टेज सेल लगे होते हैं, जिससे क्या करते हैं, बिजली को प्रकाश से बिजली में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, अगला है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, बोरियम एक उपयुक्त रूप में रोगियों के पेट के एक्स किरण परीक्षण में पूर्व खिलाया जाता है, क्योंकि यानी पेट की एक्स किरण परीक्षण के लिए अगर मान लीजिए किसी का क्या करना, अल्ट्रासाउंड वगैरह करना होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, बेरियम खिलाया जाता है। पहले बेरियम का प्रयोग किया जाता है। तो बेरियम एक्स किरणों के प्रति अपनी पारदर्शिता के कारण एक्स किरणों के पेट पर आर पार गुजार देता है, ये भी गलत है। बेरियम यौगिक मैग्नीशियम सल्फेट के तरह एक्स किरण परीक्षण के पहले पेट को साफ करने में सहायता करता है, ये भी गलत है। बेरियम एक्स किरण का एक अच्छा अवशोषक है और इससे चित्र में पेट अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्ट से देखने की सहायता मिलती है। तो हाँ, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बेरियम इसलिए दिया जाता है क्योंकि इससे क्या होता है, पेट, इस पेट का जो अच्छे से हम देख पाते हैं। ठीक है, तो आज हम रखते हैं इतना ही। अब आपसे मिलेंगे, एक क्लास और लेंगे इसी पर, उसके बाद में कोई नया टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है, तो आज रखते हैं हम इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।